नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए, आपको बताया जाए कि अर्थात का विषय क्या है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज शो में क्या क्या खास है, शो कैसे आगे बढ़ेगा। तो शुरुआत हम करेंगे अर्थात से। एक ताज़ा मुद्दा है, उस ताज़े मुद्दे के कई ऐसे आयाम हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं, जो आपको जानने ज़रूरी हैं और जो चर्चा में भी है, हम उसके तह तक आपको लेकर चलेंगे। इसके बाद आपके सवाल जवाबों की बारी होगी। दो अच्छे सवाल आए हैं, उनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे। इनकम की बात बेहद खास इस बार, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहली तारीख करीब खड़ी है, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो इनकम की तारीख भी इस बार इनकम की बात भी इस बार इस तारीख से जुड़ी हुई है। आपको बताएंगे कि इनकम की बात में इस बार क्या खास है अंशुमान जी। और महीने का अंत है तो आपको पता है कि किस्सों के सिक्के भी आने वाला है। किस्सों के सिक्के का टॉपिक क्या है, किस्सों के सिक्के इस बार किस विषय पर लिखा गया है, इतिहास का कौन सा पन्ना टटोला गया है, पलटा गया है, ये अंशुमान जी से पूछेंगे। और चलते चलते पूछ लेंगे एक किताब और वेब सीरीज़ भी। इस बार पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। सैटरडे है, फिर संडे है। आज आप संडे को ये शो देख रहे हैं, इसके बाद मंडे भी छुट्टी है। तो अगर आप पे समय है तो आप वो वेब सीरीज़ देखना या वो किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इस बार वेब सीरीज़ और किताब पूछने का भी बढ़िया मौका है, ये भी अंशुमान जी से पूछेंगे। अब आता हूं मैं लौट के अर्थात के विषय पे कि अर्थात में होगा क्या क्या। तो अर्थात में आपने पिछले हफ्ते एक खबर सुनी होगी, चर्चा रही, सुर्खियों में भी खबर रही, काफ़ी संपादकीय लिखे गए, अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे। खबर ये थी कि जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ग्लोबल मार्केट में, जहां सारे देशों के बॉन्ड बिकते हैं, वहां अब भारत के भी बॉन्ड बिकेंगे। बॉन्ड कौन निकालता है? सरकार निकालती है। सरकार बॉन्ड क्यों निकालती है? कर्ज लेने के लिए निकालती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि सरकार बॉन्ड के रास्ते विदेशी बाजार से भी कर्ज लेकर आएगी। ये हुई खबर। लेकिन क्या ये खबर वाकई खुश करने वाली है? चलिए खुश हो लेते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डर भी है, कोई चिंता भी है, कोई ऐसे पुराने उदाहरण भी हैं कि कुछ ऐसा हुआ था तो कुछ बड़ा भूचाल आ गया था? क्या आदतें हमें सुधारनी पड़ेंगी? क्या सुधार हमें करने पड़ेंगे? अगर ये फैसला इतना साहसिक है, जिस पर इतनी तालियां बज रही हैं, तो इस साहसिक फैसले के बाद क्या कुछ अनुशासन हमें रखने पड़ेंगे? इन सारे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं इकोनॉमिकम के साथ साथ, तो आपको पता होगा जब जब इस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ी, पीछे हटी, आगे बढ़ी, हमने हर बार आपको अपडेट किया। लेकिन अंशुमान जी की खासियत क्या है? अर्थात की खासियत क्या है? खासियत यह है कि आपको शुरुआत इतिहास से करते हैं, कुछ ऐसा किस्सा बताते हैं जिसके तार यहां से आके जुड़ जाते हैं। आज अंशुमान जी ने चुना है ग्रीस को। उनका कहना है कि आज बात ग्रीस से शुरू कीजिए। अच्छा, ग्रीस से बात शुरू क्यों हुई, ये मैं अगले सवाल में पूछूंगा। लेकिन पहले चलिए ग्रीस चलते हैं। हंसते खेलते ग्रीस को नजर किसकी लगी थी, क्यों लगी थी, ये अंशुमान जी से पूछते हैं। धन्यवाद शुभम। इकोनॉमिकम के संस्करण में आपका स्वागत है। भारत के लिए बड़ी खबर थी भारत सरकार के। सरकार, भारत में प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड तो दुनिया में ट्रेड होते हैं, कर्ज लेती हैं। भारत सरकार का संप्रभु सॉवरेन बॉन्ड, क्योंकि जहां से देश की सीधी साख जुड़ी होती है, उसका ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना। पिछले 5-6 सालों से इसकी जद्दोजहद चल रही थी, तमाम सवाल उठ रहे थे और अंततः ये बॉन्ड जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गया। और ये एक बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा बदलाव है। इसे समझने के लिए और इसका संदर्भ समझने के लिए हम ग्रीस चलते हैं। 2009 का साल था वो। ग्रीस में अक्टूबर का महीना था। आंद्रे पापेंद्रू ने ग्रीस की सत्ता संभाली थी, ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे। 2007-8 में ग्रीस में खासी राजनीतिक उठापटक हुई थी। 2004 से वहाँ पर कोस्टास कैरमेनेलिस की सरकार काम कर रही थी, जो अल्पमत में आ गई थी। 2009 में सत्ता परिवर्तन हुआ, ग्रीस में चुनाव हुए। और ये जब चुनाव हो रहे थे और जब नतीजे निकले थे, उससे ठीक 1 साल पहले 2008 में अमेरिका में लीमन ब्रदर्स डूब गया था और वो बैंक डूब गया था। और उसके बाद जो बैंकों में और वित्तीय संकट की सुनामी, तूफान, चक्रवात जो कहें, जो उठा था, वो पूरे यूरोप और एशिया और दुनिया भर को मथ रहा था। यूरोप में उसके असर से बैंक डूबना शुरू हो चुके थे। इसी बीच ग्रीस में सरकार बदल गई। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन आंद्रे पापेंद्रू ने सत्ता में आने के बाद जो रहस्य खोला या जो बात बोली, वो पूरी दुनिया के बाजारों पर और यूरोप के वित्तीय बाजारों पर ऐसा लगा जैसे किसी ने न्यूक विस्फोट कर दिया हो, नाभिकी विस्फोट कर दिया हो। पापेंद्रू ने बताया कि यूरो मुद्रा में शामिल होने के लिए ग्रीस ने कुछ बड़े खेल किए थे।
ग्रीस वो देश था जो देर से यूरोपियन यूनियन में आया था और उसमें भी यूरोपियन करेंसी में सबसे देर से आया था। ग्रीस ने अपने ड्राचमा को सरेंडर करके यूरोप की जो यूनिफाइड करेंसी, एकल करेंसी है यूरो, उसको शामिल किया था। यूरोपीय समुदाय का ये नियम था कि जो भी देश यूरोपियन करेंसी का हिस्सा बनेगा, यानी जिसकी मौद्रिक जिम्मेदारी सामूहिक हो जाएगी, जिसकी मुद्रा के योगक्षेम का वहन पूरा यूरोप मिलकर करेगा, वो उसे कुछ खास शर्तों में बांधा जाएगा। उसे अपने हिसाब किताब ठीक रखने होंगे, उसे अपने घाटे, अपने कर्ज के नियम तय करने होंगे और इन शर्तों पर दस्तखत करने के बाद ही किसी देश को यूरो जोन में और यूरो करेंसी जोन में शामिल होने की शर्त दी जाती थी। कैरमेनेलिस की सरकार, जो कि आंद्रे पापेंद्रू से पहले थी, उसने यूरो जोन में ग्रीस के शामिल होने को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता साबित करने की कोशिश की कि यूरो जोन में पहुंच गया है ग्रीस। और उस समय यूरो का दौर था, आपको याद होगा 2006-07 के आसपास दुनिया में यूरो एक उभरती हुई ताकत था और यूरोपीय समुदाय एक बिल्कुल अनोखा, दुनिया के इतिहास का एक बिल्कुल अनोखा सा संगठन था और उन देशों के बीच बना था जो उससे ठीक 25 साल पहले, 30 साल पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे और युद्ध कर रहे थे और मार रहे थे। उनके बीच में एक अद्भुत और अनोखी वित्तीय सामरिक एकता बनी थी। हुआ ये कि कैरमेनेलिस की सरकार ने यूरो जोन में शामिल होने के लिए अपने बजट में कई तरीके के प्रपंच किए। उन्होंने सरकार के ब्याज छिपा लिए जो सरकार कर्ज पर देती थी, पेंशन की खर्च छिपा लिए, कर्जों की माफ़ी कर डाली, सब्सिडी और तमाम तरीके के भुगतानों को बजट से बाहर कर दिया, बजट से छिपा लिया। क्रिएटिव अकाउंटिंग हुई। ग्रीस की क्रिएटिव अकाउंटिंग दुनिया में व्यंग्य और मजाक का विषय बनी उसके बाद, और ये दिखाया कि ग्रीस का घाटा यूरो जोन के नियमों के तहत है, यानी यूरो जोन ने जितने घाटे की शर्त रखी उसके तहत है। और ये दिखाकर ग्रीस की सरकार ने दुनिया में बॉन्ड जारी किए और चूंकि ड्राचमा यूरो करेंसी का हिस्सा था तो पूरे यूरोप की सामूहिक साख का फायदा ग्रीस को मिला, क्योंकि वो यूरो के बॉन्ड थे और उससे ग्रीस ने खूब कर्ज उठाया और कैरमेनेलिस की सरकार ने खूब देश में खर्च किया। पापेंद्रू के आने के बाद और कैरमेनेलिस के जाने के बाद 2007-08 के दौरान ही ग्रीस में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि ग्रीस के खातों में कुछ तो महक है, कुछ तो बदबू आ रही है ग्रीस की अकाउंटिंग में, जो कहीं ना कहीं इससे अलग अलग छन कर आ रही थी। तो यूरोपीय समुदाय का एक संगठन है यूरोस्टेट, जो यूरोप में सांख्यिकीय शुद्धता को निर्धारित करता है और यह तय करता है कि यूरो जोन के सदस्य उन शर्तों का पालन करें जिन शर्तों के आधार पर उन्हें यूरो जोन में शामिल किया गया था। भाई, जब यूरोस्टेट के लोग गए और उन्होंने ग्रीस के खाते खोलने शुरू किए, अकाउंट्स पढ़ने शुरू किए, तो पता चला कि 2009 में ग्रीस का घाटा उसके जीडीपी का 12.5% था। 2009 में पता चला, जबकि सरकार ने उसी साल यूरो जोन की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि उसका घाटा केवल 3.7% है। अब इसके बाद जो हुआ वो किसी देश के साथ ना हो। फिर उसके बाद दुनिया में ग्रीस से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और अभागा देश कोई नहीं था। ग्रीस 2009 के इस खुलासे के बाद ग्रीस की साख गिरना शुरू हुई, बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुए, दुनिया भर के देशों से मदद मांगी गई, वर्ल्ड बैंक IMF की तरफ से मदद दी गई, अंततः कुछ नहीं हुआ, साख टूटती चली गई और एक हंसता खेलता देश दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मोहताज हो गया, करेंसी डूब गई। ये बात इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है और ये यहाँ से जो दुनिया के बाज़ारों में बॉन्ड की क्राइसिस का एक तूफान खड़ा हुआ वो अभी तक आता है। हम इसका संदर्भ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले जब भारत में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की चर्चा आई थी और सरकार की तरफ से इसके प्रस्ताव दिए गए थे, तो भारत में कई हलकों से सॉवरेन बॉन्ड को लेकर इस तरीके की आशंकाएँ जाहिर की गई थी कि भारत सॉवरेन बॉन्ड के जरिए रिस्क नहीं ले सकता। हालांकि सॉवरेन बॉन्ड एक दूसरी चीज़ है, बट यहाँ एक दूसरी व्यवस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में पहुँचने के साथ हमें दिखाई देती है। सर, लेकिन ये तो खुशी का मौका है कि हम JP मॉर्गन के इंडेक्स में शामिल हो गए, दुनिया से कर्ज लाएंगे, सस्ता कर्ज लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें हैं। आप उसमें डरा रहे हैं कि लीमन ब्रदर डूब गया, ग्रीस ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या ऐसा कुछ खतरा भारत में भी है? अब ये बात बिल्कुल सही। जब हम इसको कह रहे हैं और आपको लगता होगा कि हम ग्रीस का किस्सा क्यों ले आए, क्योंकि शुभम ने आपको बताया कि तो बहुत खुशी का मौका है, भारत को बहुत खुश होना चाहिए। खुश भी हुआ बाजार, सरकार उतनी खुश नहीं है, सतर्क है, हम आपको बताएंगे भीतर सरकार की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। पर वित्तीय बाजारों के फैसले एक तरफा नहीं होते, उनका एक दूसरा पक्ष जरूर होता है जो हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है। तो हम ग्रीस का किस्सा क्यों इस समय ले आए जानना जरूरी है। निश्चित तौर पर
ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड का शामिल होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दरवाज़ा कम देशों के लिए खुलता है और ये अभी इस बाजार से कुछ देश बाहर निकले हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसकी जगह भारत को रिप्लेस किया गया है। लेकिन जिस वक्त भारत में ये खबर सुर्खियों में थी, जिस समय ये हेडलाइन में थी कि भारत को जीबीएम के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया, उसी वक्त एक और खबर भारत की सुर्खियों में भी थी, लेकिन शायद हमारी नज़रों में नहीं गई, पर बड़ी खबर थी और काफ़ी चर्चा भी अलग अलग मंचों पर तरह से हुई, पर हमारे शायद नज़रों में नहीं हो। उसी समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आई जो संसद में रखी गई। सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट बेहद सनसनीखेज थी और बॉन्ड इंडेक्स में भारत की शामिल होने के ठीक समय, जिस समय भारत बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो रहा था और जेपी मॉर्गन की रिलीज़ आई थी, ठीक उसी समय वो रिपोर्ट भी रिलीज़ हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, कि क्यों हम ग्रीस का जिक्र लेकर आए और क्यों इस बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने को हमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए और करीब से देखना चाहिए कि सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान अपने विदेशी कर्ज को छिपाया है और कम करके दिखाया है। सीएजी ने कहा यह अपने रिपोर्ट में। हुआ ये, किया क्या कि सरकारी आंकड़ों में यह कर्ज दिखाया गया 4.29 लाख करोड़ रुपए, जबकि हकीकत में से 6.58 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था। सरकार ने करिश्मा कैसे किया? क्योंकि विदेशी कर्ज तो था, उसे कम कैसे किया? सरकार ने अपने हिसाब में जो सीएजी को हिसाब दिया उसमें कर्ज की गणना पुरानी विनिमय दर पर कर ली। यानी जब डॉलर की कीमत जिस कम थी उस दौरान रुपया मजबूत था और डॉलर कमजोर था, उस दर पर कर्ज की गणना की और सीएजी को हिसाब दे दिया। जबकि 31 मार्च 2022 को सीएजी जब भी कभी कर्ज की गणना करता है, काउंट करता है, और कर्ज की गणना हमेशा तात्कालिक कीमतों पर की जाती है कि उस समय की विनिमय दर क्या थी। जब 31 मार्च को 2022 की डॉलर की रेट को लगाया गया, इस रिपोर्ट को गणना करते हैं, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, 31 मार्च 2022 की, तब से तो रुपया और भी कमज़ोर हो चुका है। जब उस समय की दर लगाई गई तो पता चला कि सरकार ने 2.19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छिपा लिया था। यानी अपने वास्तविक कर्ज की जानकारी सीएजी को नहीं दी थी। सीएजी ने भी सहमते सकुचते हुए सरकार की इस कारगुजारी की सूचना अपनी रिपोर्ट के मुख्य पैराग्राफ में नहीं दी, बल्कि नीचे फुटनोट में एक लाइन लिखकर यह बता दिया कि वास्तविक रूप से कर्ज अगर आज की एक्सचेंज रेट लगाई जाए तो ये होना चाहिए था। अब यहीं से हम भारत के बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने के और ग्रीस के किस्से का तार जोड़ते हैं। सरकारों की आदतें देर से जाती हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वाली स्थिति है। अब आने वाले समय में जब हम बॉन्ड इंडेक्स में आगे बढ़ेंगे, अगले 6 महीने में 7 महीने में ट्रेडिंग शुरू होगी, तब इस तरीके की चालबाजियां बहुत महंगी पड़ेंगी, क्योंकि ये वो चालबाजियां हैं जिनको दुनिया के बॉन्ड बाजार कभी भी माफ़ नहीं करते। ग्लोबल बॉन्ड निवेशकों को दुनिया का सबसे निर्मम क्रूर निवेशक माना जाता है। ये किसी भी तरीके की मुरब्बत नहीं करते सरकारों की साख के साथ। पलक झपकते ही ये किसी भी देश की साख को सूली पर टांग सकते हैं। अमेरिका की स्थिति देख लीजिए। अमेरिका के बॉन्ड्स की रेटिंग का सवाल उठने लगा है जब से अमेरिका के बैंक डूबने लगे हैं। इवन अमेरिका की एजेंसियां भी अमेरिका की साख पर सवाल उठा रही हैं। पर लापरवाह सरकारों से बजट के घाटे छिपाने वाले, बजट के दस्तावेजों में हेरफेर करने वाले सरकारों से और उनके बॉन्ड से ये बाजार क्यों भड़कता है, इस पर हम आगे फिर लौटेंगे और बात करेंगे। लेकिन पहले ताज़ा फैसला देखें जिस संदर्भ में ये सारी बहस हो रही है। आपने एक बड़ी सर अहम बात कही अपनी बात में। ठीक है, ये कर्ज छुपाया, इस पर हम लौटेंगे, क्या इसके लिए करना चाहिए, कैसे दुरुस्त हो चीज़ें। लेकिन आपने कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है, इस बाजार में शामिल होना, इस क्लब में शामिल होना अपने लिए बड़ी बात है। देशों को हटाया जाता है और सबको तो यहाँ एंट्री मिलती भी नहीं है। क्या ऐसा खास है यहाँ? ये बड़ा इलीट क्लब है दुनिया में, जहाँ शामिल होने के लिए दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा होना ज़रूरी है, उस तरीके के जोखिम रिस्क का कवरेज होना ज़रूरी है, और इसीलिए दुनिया के तमाम देश ग्लोबल बॉन्ड बाज़ार से डरते हैं। और चूंकि बॉन्ड बाज़ार में शुभम इतने देशों की उंगलियां जली हुई हैं, कंधे तक जले हुए हैं। अर्जेंटीना आज तक अश्वत्थामा की तरह इस बाजार से बाहर खड़ा हुआ है। रूस 3-4 बार इस बॉन्ड बाजार में पिट करके बाहर हो चुका है। अभी भी लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश ग्लोबल बॉन्ड बाजार में जाते हैं, पिटते हैं, उनकी साख डूबती है, उन्हें बाहर किया जाता है। दुनिया का सबसे निर्मम बाजार है, किसी को एक
क्षण के लिए भी माफ़ नहीं करता। इसलिए ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने पर काफ़ी ही हिचकिचाहट थी, सुगबुगाहट थी, पर ये यहाँ शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जिसे बॉन्ड इंडेक्स चलाने वाले ही शामिल करते हैं, उनके अपने पैमाने होते हैं उसके आधार पर। वैसे भारत ने 2018 से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कभी खुलकर ये नहीं कहा गया कि हम बॉन्ड इंडेक्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो कदम थे उन कदमों का पैटर्न अगर उनके तार आप जोड़ें तो 2018 से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। और ये लगभग वैसा ही फैसला था जैसा फैसला भारत में 1993 में विदेशी निवेशकों को लाने के लिए किया गया था, जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार में आए थे। 2018 के बजट में सरकार ने एक बड़ा काम किया था। 2018 के बजट में सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल में विदेशी निवेशकों को निवेश की इजाज़त फुली एक्सेसिबल रूट से दे दी गई थी। यानी पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी पूंजी आ सकती थी, लेकिन वो फुल्ली एक्सेसिबल रेट से आती थी, उन्हें भारत आकर बॉन्ड खरीदने पड़ते थे। छोटा सा हिस्सा था, बीमा आगे आपको बताएंगे कि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी भारतीय बॉन्ड बाजार में कितनी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड्स में निवेश नहीं कर सकते थे। 2018 के बाद उन्हें भारतीय बाजार में भारत के भीतर आकर निवेश करने की छूट थी। तो इसलिए जब भी हम शेयर बाजारों की चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि डेट मार्केट में कितना FPI आया, FDI आया, FPI इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है। अब JPM इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड के जाने के बाद लोग इसे भारत के बाजार का फॉरेन इन्वेस्टर्स मूवमेंट मान रहे हैं, क्योंकि 1993 में हुआ था। और 1993 से अगर आप देखें तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार की सूरत, सीरत, तबीयत, दिशा सब कुछ बदल गई। 1993 के बाद भारतीय बाजार में जो पूंजी का प्रवाह, जो ग्रोथ, जो विस्तार देखा, उसमें विदेशी पूंजी का बड़ा हाथ है। और चूंकि हम बड़े निर्यातक नहीं हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत ही ये विदेशी पूंजी है जो हमारे शेयर बाजार में आती है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करती है। होगा क्या, इस बॉन्ड में जाने के बाद अब विदेशी निवेशक भारतीय सरकार के बॉन्डों को आसानी से दुनिया में कहीं भी खरीद सकेंगे, क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में चले गए हैं। चूंकि ब्याज दर ऊंची है, भारत में रहती ही ब्याज दर ऊंची है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, तो ये माना जाता है कि भारत का बाजार थोड़ा ज़्यादा आकर्षक होगा। हालांकि इस वक्त इसकी बोहनी ख़राब है, जिसे हम आगे बताएंगे कि भारत के इस बॉन्ड बाजार में प्रारंभिक की खबर के दौरान बोहनी ख़राब हुई है, क्योंकि माहौल बॉन्ड के माफिक नहीं है। पूरी दुनिया में एंटी बॉन्ड या बॉन्डों के पक्ष का मौसम नहीं चल रहा है। उस समय भारत इस बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। खैर, भारत के बॉन्ड्स की ट्रेडिंग अगले साल 28 जून से शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया को शामिल होने में इतना समय लगेगा। 28 जून से भारत के बॉन्ड्स दुनिया के निवेशकों को, भारत सरकार के बॉन्ड, जब हम भारत के बॉन्ड कह रहे हैं तो उसमें भारत सरकार के बॉन्ड से समझिए, भारत सरकार के ट्रेजरी बिल बॉन्ड्स, उन्हें 28 जून से निवेशकों के लिए खोल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे हर महीने करीब जब 18 महीने के बाद जब ये प्रोसेस शुरू होगी तो करीब $30 अरब की पूंजी भारतीय बाजार में आएगी इस रास्ते से, क्योंकि भारतीय बॉन्ड वहाँ दुनिया में सब्सक्राइब होंगे। आगे भी माना जा रहा है कि साल में 18 से $20 अरब लाने का रास्ता इस बॉन्ड बाजार से मिल जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि अगर JP मोर्गन के साथ ये प्रयोग सफल रहा और इस इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को अच्छे ग्राहक मिले तो फिर ब्लूमबर्ग का एक ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स है, वहाँ भी भारत के बॉन्ड्स ट्रेडिंग के लिए जाएंगे। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, हालांकि इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपको शायद लगे कि थोड़ी अप्रत्याशित सी हैं, पर ये $330 बिलियन की फुल्ली एक्सेसिबल रूट सिक्योरिटीज़ हैं, FAR सिक्योरिटीज़ हैं, जो भारतीय बॉन्ड बाजार में इंक्लूजन के, भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन के लिए, शामिल के लिए उपयुक्त पाई गई हैं, जिनकी लिस्ट GBI-EM ने या जो JP मोर्गन का इंडेक्स है उसने जारी की है। और इसमें ज़्यादातर जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं वो 7% से लेकर 7.5% से तक के ब्याज दरों की हैं। और ज़्यादातर बॉन्ड ऐसे हैं, इसमें 2049 और 2050 के कुछ बॉन्ड को छोड़ दिए जाएँ तो ज़्यादातर बॉन्ड 27-28 तो 2030 तक मेच्योर होने वाले बॉन्ड हैं। ये भारत की पहली बोहनी है जो यहाँ से शुरू होगी। सर, अभी जैसा आपने जिक्र किया कि विदेशी निवेशक पहले भी आते थे, कितना बड़ा है ये भारत का बॉन्ड बाजार? भारत का बॉन्ड बाजार दुनिया में ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन वो चूंकि घरेलू निवेशकों के लिए है। अभी तक भारत के बॉन्ड बाजार में केवल भारत के निवेशक निवेश करते हैं, भारत के बैंक निवेश करते हैं। करीब $1 ट्रिलियन के आसपास का इंडिया का बॉन्ड मार्केट है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी
ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट, प्राइवेट बॉन्ड्स हटा दीजिए, एनबीएफसीज के बॉन्ड्स अलग कर दीजिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का और ट्रेजरी बिल्स का मार्केट करीब $1 ट्रिलियन का है। इसमें सबसे ज़्यादा निवेश सरकारी बैंकों का है। 38% बॉन्ड सरकारी बैंक ही खरीदते हैं, सरकार के ही बैंक सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं। दूसरा हिस्सा सरकारी बीमा कंपनियों का है। 25% के आसपास का निवेश एलआईसी और प्रमुख बीमा कंपनियां करती हैं। वो प्राइवेट बीमा कंपनियां भी आ गई हैं जो इसमें निवेश करती हैं। रिजर्व बैंक करीब 16% बॉन्ड सब्सक्राइब करके अपने पास रखता है। म्यूचुअल फंड्स और बाकी निवेशकों के पास करीब 13% बॉन्ड है। प्रोविडेंट फंड के पास करीब 4% बॉन्ड है। कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 2% बॉन्ड है। विदेशी निवेशक अभी केवल 2% का हिस्सा इस बाजार में रखते हैं। जो 2018 में जो खिड़की खुली थी वहाँ से जो निवेश आता है 2% रखते हैं। विदेशी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खुली छूट नहीं है, उनके लिए शर्तें तय की गई हैं। इन शर्तों के आधार पर वो भारत के सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं। ये माना जा रहा है कि जेपीएम इंडेक्स में शामिल होने के बाद 2025 तक गवर्नमेंट ट्रेजरी के बाजार में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बाजार में विदेशी निवेशकों का हिस्सा करीब 4% तक पहुंच जाएगा। यानी जो भी 2% के आसपास का निवेश बाजार उन्होंने कर रखा है, ये आने वाले 3-4 सालों में करीब 4% हो जाएगा। और 2031 तक अगर सब कुछ ठीक चला, कोई संकट, कोई क्राइसिस नहीं आई, बॉन्ड बाज़ार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे बने रहे और बॉन्ड बाज़ार के निवेशकों ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया, तो 2021 तक भारत के गवर्नमेंट ट्रेजरी मार्केट में, बॉन्ड बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर करीब 9% का हिस्सा ले लेंगे, जिसका मूल्य करीब 190 अरब डॉलर के आसपास होगा। ये कोटक सिक्योरिटीज़ का आंकलन है, जिसके हिसाब से 2025 के अंत तक, यानी अभी से 2 साल के भीतर, करीब 4% सरकारी बॉन्ड, सरकार के कर्ज कार्यक्रम का में 4% का हिस्सा विदेशी निवेशकों का हो जाएगा। ये आंकड़ा कोटक ने हमें बताया है। सर, विदेशी बाजार से सस्ता कर्ज आएगा, अब तक की बात से समझ आ गया कि ठीक है, हम जाएंगे, पूरी दुनिया के विदेशी निवेशक हमारे बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। क्या सरकार कर सकती है? मान लीजिए सरकारी के पास अगर सस्ता कर्ज आ गया, पैसा आ गया, तो क्या फ़ायदे सरकार इसके उठा सकती है? सरकारी बॉन्ड कार्यक्रम में विदेशी निवेश के अपने फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि सरकार अभी तक अपने सारे कर्ज के लिए हमारे आपके कर्ज पर निर्भर है, हमारे आपसे पैसे पर निर्भर है। हमारे आपके पैसे से मतलब हमारा जो पैसा बीमा कंपनी के पास रखा है, हमारा पैसा जो प्रोविडेंट फंड में जमा है, हमारा जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, वही सारा पैसा घूमकर हमारी आपकी बचतें घूमकर, या हमने सुकन्या समृद्धि योजना में हमने छोटी बचत स्कीमों में सरकार को जो पैसा दे रखा, वही सारा कर्ज ही है जो घूम कर इन बॉन्ड्स में जाता है और इन बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स के जरिए सरकार के खर्च के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो सरकार के पास जो पैसे जाते भी हैं वो हमारी एक जेब में बचत है, दूसरी जेब में टैक्स है। एक जेब से बचत निकलती है, दूसरी जेब से टैक्स निकलता है, जिसके आधार पर ये विशाल का सरकार अपना खर्च चलाती है। अब यहाँ एक नई विंडो खुल रही है जहाँ कई दूसरे देशों की बचत भी हमारे देश में आ सकेगी, निवेश कार्यक्रम में आ सकेगी। तो अब सरकार जब भारतीय बाजार से कम कर्ज लेगी, यानी अपने बैंकों से, स्मॉल सेविंग स्कीम से कम कर्ज लेगी, तो इसका मतलब है कि सरकार अपने बजट का आकार बढ़ा सकती है। अगर वो 100 रुपये हर साल खर्च करती थी, जिसमें से वो 95 रुपये भारत के भीतर से ही कर्ज लेती थी, तो अगले साल वो 120 रुपये खर्च कर पाएगी, क्योंकि 15 रुपये उसे बाहर से मिलना शुरू हो जाएंगे। घरेलू बैंकों से सरकार के कर्ज लेने का दबाव कम होगा। आप हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि वो जो पैसा बैंकों के पास बचेगा वो शायद रिटेल कर्ज में या उद्योगों को कर्ज में जाएगा, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि सरकार चूंकि सबसे बड़ी कर्ज लेने वाली एजेंसी है, तो सरकार हमेशा प्राइवेट सेक्टर के कर्ज को क्राउड आउट करती है और बैंक सबसे पहले सरकार को कर्ज देते हैं, क्योंकि उसके पीछे संप्रभु गारंटी है, उसके डिफ़ॉल्ट होने का कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए जिस दिन ये फैसला आया उस दिन बॉन्ड बाजार में यील्ड कुछ गिरी, लगा कि बाजार ठीक होगा। हालांकि सब चीज़ें बदल गई। 24-48 घंटे के बाद बॉन्ड यील्ड भी ऊपर चली गई, महंगाई और बाकी आकलन पीछे आ गए, लेकिन बॉन्ड बाजार ने एक किस्म से इसका फैसला किया और इसका स्वागत किया, और इस फैसले को स्वागत करने का उसका संकेत बॉन्ड यील्ड में कमी था। यह माना जा रहा है कि अगर ये पूंजी बाजार में आती है तो ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार को वो ये कर्ज बाहर से मिलना शुरू होगा। रिजर्व बैंक को मॉनेटरी मैनेजमेंट में आसानी होगी। रिजर्व बैंक आज इस समय जब अपने यहाँ पूंजी का पाइप खोलने का फैसला करता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कुआं है, जिसमें पहले उसे कर्ज डालना, जो सरकार का कुआं है, उससे बाद में जो बचेगा वो पैसा फिर बाकी लोगों में बांटा जाएगा। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट में विदेश से पैसा आने से रिजर्व बैंक को थोड़ी राहत मिलेगी और उसे मॉनेटरी मैनेजमेंट में आसानी होगी। विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से विदेशी मुद्रा आ रही है। अभी तक भारत में शेयर बाजार में विदेशी निवेश ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन अगर बॉन्ड बाजार में पैसा आना शुरू हुआ तो रुपए में मजबूती आएगी। ये सब हम आपको उन संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं।
जिनसे भारत को फ़ायदा हो सकता है। रुपए में मजबूती आएगी, स्थिरता आएगी, लेकिन यहाँ भी बात थोड़ी जमी नहीं, चली नहीं। जैसे हमने जेपीएम इंडेक्स में शामिल होते समय पहले दिन तो यील्ड में कमी देखी बॉन्ड यील्ड में, उसके बाद बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और 7% से ऊपर निकल गई। इसी तरह जेपीएम इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड के दाखिल होने के बाद रुपया मजबूत नहीं हुआ। रुपया सांकेतिक तौर पर भी उस दिन मजबूत नहीं हुआ, बल्कि रुपए की ढलान उसके बाद भी जारी रही। हालांकि उसकी वजहें दूसरी थी, कच्चे तेल की कीमत में महंगाई थी, डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी थी, लेकिन रुपए ने सलामी नहीं दी उस तरह से इस फैसले को जिस तरीके की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन सरकारी बॉन्ड बाजार में जब विदेशी निवेशक आना शुरू करेंगे तो फिर बाजार में और भी माल है, केवल सरकार के बॉन्ड नहीं है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो धीमे धीमे उन्हें भारत के और भी बॉन्ड में निवेश का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर भारत का जो डेट मार्केट है, जो बॉन्ड बाजार है, उसकी डेप्थ या उसकी गहराई में बढ़ोतरी होगी। सर अब लेकिन ये तो सब चीज़ें अच्छी बातें हो गई, पैसा आएगा, खर्च होगा, बचत बनेगी, ठीक है, लेकिन उन आदतों का क्या जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था? अब वहीं हम लौट कर आते हैं। इसलिए मैंने आपसे ग्रीस का जिक्र किया था कि उन आदतों का क्या, कि जिस दिन बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल हो रहा था, उस दिन सीएजी बता रहा था कि भारत सरकार तो अपने विदेशी मुद्रा, अपने विदेशी कर्ज को ही छिपा रही है, उसकी वास्तविक जानकारी देश को नहीं दे रही है। भारत में बजट प्रबंधन की साख बुरी तरह खराब है, रोज आए दिन डूबती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कोई सिफारिश करती नजर आती है कि वो अपने घाटों को छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ सीएजी तमाम टिप्पणियों में केंद्र सरकार के बजटों पर सवाल उठाती है कि वो अपने कर्ज को और घाटों को छिपाते हैं, सब्सिडी को छिपाते हैं और अलग अलग तरीके से बजट की मैन्यूवरिंग करते हैं। घाटे की गणित बदल देना, आंकड़ों को छिपा लेना, टैक्स का हिसाब किताब कुछ का कुछ बताना, ये सब भारत में बजटों की काबिलियत का हिस्सा माने जाते हैं। कोट एंड कोट में अगर आप माने तो ये सब बजट की काबिलियत का हिस्सा है। लेकिन बॉन्ड बाजार इन्हीं सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। यही सब चीज़ें वो हैं जो किसी भी दुनिया में किसी भी देश के लिए बॉन्ड बाजार में सबसे बड़ा जोखिम साबित होती हैं। मुझे जेम्स कार्वाइल का किस्सा याद आता है। जेम्स कार्वाइल अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के चुनावी सलाहकार थे और बड़े रणनीतिकार थे। जेम्स कार्वाइल की छवि अमेरिका में चुनावी रणनीति बनाने के मामले में किसी पितामह जैसी है। उन्होंने एक बार बड़े मजाक में कहा था कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो, अगर मैं पुनर्जन्म में विश्वास करूं और दोबारा जन्म हो, तो मैं पहले सोचता था कि मैं पोप बनकर आऊँगा या मैं बेसबॉल का प्लेयर बनूंगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मेरा दूसरा जन्म होगा ना, तो मैं बॉन्ड मार्केट बनूंगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ही ऐसा है जो दुनिया की किसी भी सरकार को मिनटों में हिला सकता है। और दुनिया की हर सरकार सिर्फ एक बाजार से डरती है और वो बॉन्ड मार्केट है। ऐसा क्यों है? ये हमेशा क्यों डराता है? क्योंकि बॉन्ड मार्केट ही है जो दुनिया भर की सरकारों को उनके बेसिर पैर के बेतुके खर्च के लिए कर्ज देता है। यही एक बाजार है जहां पर सरकारों को लंबे समय के लिए, और सरकारों को 50 साल के लिए, अभी देखिए भारत सरकार ने अपने ताजे कर्ज कार्यक्रम में 50 साल का बॉन्ड जारी किया है जो अगली छमाही में आएगा। 50 साल, 20 साल, 30 साल के लिए कर्ज देता है। और इसलिए यह बाजार पलक झपकते ही सरकारों की हेकड़ी भी छुड़ा देता है, तुरंत ही उन्हें रास्ते पर भी ले आता है। बॉन्ड बाजार को बहुत कड़ा वित्तीय अनुशासन पसंद है। बॉन्ड निवेशक चाहते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो साफ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट हो, सही हो। जरा सी लापरवाही होती है, बजटी कुप्रबंध सामने आता है, बॉन्ड निवेशक बॉन्ड बेचने लगते हैं। हमने ग्रीस के मामले में ये देखा। और यही वजह थी कि शुभम, जब जिस हफ्ते जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में भारत के बॉन्ड शामिल हुए, उसमें मुंबई में तो थोड़ा उत्साह था, बैंकों के स्टॉक्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी, बॉन्ड मार्केट ने भी सलामी दी। पर नॉर्थ ब्लॉक में, दिल्ली में उतनी उत्साह, उतनी प्रतिक्रिया नहीं थी, सन्नाटा था। जो पहला बयान आया वो ये आया कि भारत अपनी वित्तीय प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त रखेगा, और ये इस बात का संकेत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत के लिए विदेशी पूंजी लाने का मौका है, लेकिन केवल बजटी शुद्धता तक यहाँ काम नहीं चलेगा। बजटी शुद्धता तो बेसिक हाइजीन है, इसके बिना तो आप इस बाजार में घुस ही नहीं सकते। तो ये बड़ा असंगति थी, एक किस्म का पैराडॉक्स था कि बाजार में घुसने वाले दिन ही बोहनी में ये पता चला कि सरकार ने अपने बजट के आंकड़े ठीक ढंग से नहीं बनाए थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो बॉन्ड बाजार में भारत के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। बॉन्ड बाजार महंगाई से सबसे ज़्यादा चिढ़ता है।
महंगाई को थाम कर रखना अब केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी जितनी रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होगी। अभी तक रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार महंगाई को लेकर आपस में पिंग पोंग खेलते हैं और लोग महंगाई से जूझते हैं, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी बॉन्ड बाजार में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड और महंगाई के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा है। अब इस समय आप देखिए, भारत ने जब बॉन्ड मार्केट में प्रवेश किया है उस समय भारत के बॉन्ड उस महंगाई के तूफान का शिकार हैं जिस महंगाई के तूफान पूरी दुनिया में चल रहा है। और इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के शेयर बाजार की जो रिटर्न है वो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड से कम हो गया है। दूसरी चीज़, अभी तो खैर ब्याज दरें ऊंची हैं और भारत में भी ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं। अमेरिका में 6%, 5.5-6% के आसपास है, भारत में 7% से ऊपर हैं। लेकिन आगे जब ये स्थितियाँ सामान्य होंगी तब महंगाई को संभालने में अगर जरा सी भी चूक हुई तो फिर रिजर्व बैंक को बॉन्ड इन्वेस्टर्स का गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ते ही बॉन्ड निवेशकों को नुकसान होना शुरू होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई, सरकार ने नहीं कहा कि इस भारत सरकार के बॉन्ड्स में कितना निवेश आएगा। ये शुभम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत सरकार बॉन्ड इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कितना छूट देती है और कितनी रियायत देती है। पिछले 2 साल से मामला यही अटका हुआ था कि भारत सरकार बॉन्ड इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन्स टैक्स में कितनी छूट देगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। अभी ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं पता है कि भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश कितना आएगा। तो मतलब आपकी बात सुनकर ये समझ आया कि खुशी के भी मौके हैं, लेकिन अब डरने के भी मौके हैं कि अब डर के भी रहना होगा और खुश भी होना होगा। कुछ ऐसी स्थिति में है? हाँ, लगभग ऐसी है कि उसकी वजह यह है कि सरकारें बॉन्ड मार्केट को लेकर इतना दबाव में और तनाव में इसलिए रहती हैं क्योंकि बॉन्ड बाजार दुनिया में किसी भी बदलाव पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। शेयर बाजार में उत्साह दिख सकता है, शेयर बाजार में सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में विजिलेंस ही होती है। बॉन्ड मार्केट में सेंटिमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता। बॉन्ड मार्केट प्योर मैक्रो फंडामेंटल्स के ऊपर, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, जीडीपी में गिरावट आई, युद्ध शुरू हुआ, जो ऐसी घटनाएं जो स्पष्ट रूप से सामने दिखती हैं बॉन्ड बाजार उन पर रिएक्ट करता है। और जरा सी भी रेटिंग में ऊपर नीचे होती है, ग्लोबल ब्याज दरों में कमी बेशी होती है, सरकारों के कर्ज की लागत बढ़ती है, बॉन्ड मार्केट में दुष्चक्र बनना शुरू हो जाता है। बॉन्ड मार्केट में एक विशियस साइकिल तुरंत शुरू हो जाता है। हमको याद रखना होगा कि भारत की जो संप्रभु साख है, जो सॉवरेन रेटिंग है, जिसे मूडीज़ और स्टैंडर्ड पुअर तय करती हैं, वो जंक से सिर्फ 1 दर्जा ऊपर है। यानी जो भारत की अभी संप्रभु रेटिंग है, जिसके लिए तमाम पेशबंदी की गई सरकार की तरफ से उसे बेहतर कराने की, पर अभी दोनों एजेंसियों ने भारत की साख नहीं बदली है, वो जंक से 1 लेवल ऊपर की है। सरकार के अर्थशास्त्री प्रवक्ता, यहाँ की एक बार तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पर बड़ा चैप्टर लिखा था, वो मानते हैं कि ये पश्चिम के देशों का पक्षपात है और ये गलत ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। भारत की रेटिंग इतनी ख़राब नहीं है जितनी रेटिंग उसमें बताई जाती है। लेकिन अब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के बाद यही साख सबसे कीमती होने वाली है। यही वो पैरामीटर है, यही वो पैमाना है जहां भारत की साख नापी जाएगी और उसके बाद बॉन्ड्स में निवेश होगा, क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड निवेशक सॉवरेन रेटिंग को देखकर फैसला करते हैं, सॉवरेन रेटिंग के आधार पर निर्णय करते हैं। अब चूंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड बाजार किसी भी देश की संप्रभु साख का, सॉवरेन रेटिंग का सबसे बड़ा पैमाना होता है। यहाँ आम लोगों का, कंपनियों का नहीं, सरकारों का कर्ज बिकता है। यहाँ सॉवरेन का कर्ज बिकता है, किसी देश का पूरा, देश की पूरी साख के आधार पर उसे कर्ज मिलता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आम लोग भी जो अपनी सरकारों से चाहते हैं ना शुभम, वही बॉन्ड बाजार भी चाहता है। आम आदमी भी देश का यही चाहता है कि सरकारें महंगाई कम रखें, बॉन्ड बाजार भी चाहता है महंगाई कम रखें, विकास दर पर समझदारी के साथ खर्च करें, बॉन्ड बाजार भी चाहता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, खर्च और घाटे में कमी की जाए। आम लोग भी चाहते हैं कि सरकार का फालतू का खर्च कम हो और घाटा कम हो, और वित्तीय पारदर्शिता रहे, साफ सुथरा हिसाब किताब देश को पता चले। लोकतंत्र में वित्तीय पारदर्शिता पहली शर्त है। बट फ़र्क ये है कि आम आदमी को ये सब नहीं दिखता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता, वो ठगा जाता है, मन महसूस के रह जाता है। लेकिन बॉन्ड मार्केट ग्रीस छाप अकाउंटिंग को माफ़ नहीं करता। आम लोग तो भूल जाते हैं, वो तो घंटों में, 2 घंटों 6 महीने में किसी भी देश की साख का जुलूस निकाल देता, उसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता। लेकिन अब हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा सुधार है। हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ अब ये मतलब सरकार के लिए कुछ छिपाना, कुछ दिखाना, कुछ बताना, कुछ कहना, भाषण में कुछ कहना, कागज़ पर कुछ बताना, ये सब अब शायद नहीं चलेगा। वो
जिगर मुरादाबादी का वो जो मशहूर गज़ल है ना, जिसमें वो शेर है कि आग का दरिया है, उसमें एक शेर और भी है वो जो इस काफ़ी मौजू है भारत की मौजूदा परिस्थिति के लिए जब हम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जा रहे हैं। जिगर ने लिखा है ना कि तस्वीर के दो रुख हैं, जा और गमे जाना, एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है, और ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आग का ही दरिया है और इसमें बिना डूबे काम भी नहीं चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके सवाल जवाबों की बारी। लेकिन ये तय है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जिस क्लब में हमने एंट्री की है वो क्यों ज़रूरी थी, कितनी अच्छी है, कितना हमको खुश होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अब कितने अनुशासन रखने होंगे। लेकिन हाँ, अंशुमान जी ने जो सबसे अच्छी बात कही जो मुझे पसंद आई वो यही कि बॉन्ड बाज़ार भी वो चाहता है जो हम चाहते हैं, महंगाई कम हो, देश तरक्की करे, सरकारें खर्च कम करें, साफ़ सुथरा हिसाब बताएं, घाटे ना छिपाएं। तो अब ये मान के चलिए सीधा पैमाना थर्मामीटर ये है कि अगर बॉन्ड बाज़ार अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे चल रहे हैं, बॉन्ड बाज़ार में संप्रभु रेटिंग गई, यील्ड बढ़ी, अगर ऐसा वहाँ कुछ चल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सवाल जवाब की। सर पहला सवाल जो आया है वो आया है विष्णु जी का। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर प्रतिबंध में ढील क्यों नहीं देते, ओपेक की हेकड़ी कैसे कम होगी? वेनेजुएला को लेकर कई तरीके की समस्याएं हैं। वेनेजुएला को लेकर बाइडेन जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के साथ रिश्ते थोड़े ठीक करने की कोशिश की। ट्रंप के समय तक वेनेजुएला से अमेरिका के रिश्ते बेहद ज़्यादा ख़राब थे। और अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आप मनी 9 के ऐप पर जाकर एक किस्सों के सिक्के को देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तार से बताया था कि क्या हो रहा है वेनेजुएला के साथ। लेकिन फिर भी हुआ ये कि पिछले करीब करीब एक दशक की आर्थिक अस्थिरता और संकट के कारण वेनेजुएला में क्षमता तो बहुत है पर वेनेजुएला के पास तेल उत्पादन की अभी वो व्यवस्था नहीं है। अगर वेनेजुएला के तेल उत्पादन को बाजार में लाने की कोशिश की जाए तो यकीनन बाजार में थोड़ी सी कीमतें कम होंगी और आपूर्ति कम बढ़ेगी। लेकिन इसमें कूटनीतिक रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं और अमेरिका का मानना है कि वेनेजुएला में जब तक लोकतंत्री और सही साफ सुथरी सरकार नहीं आती तब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाने चाहिए। ईरान का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है। ईरान को उम्मीद थी कि पश्चिमी देश और अमेरिका उससे प्रतिबंध हटाएंगे, लेकिन प्रतिबंध हटाने पर बात थोड़ी आगे बढ़ी और पीछे खिसक गई। और अब ईरान चूँकि चीन के ब्लॉक के करीब पहुंच चुका है, आमतौर पर चीन के साथ है, चीन के बराबर खड़ा हुआ है, तो अब प्रतिबंध हटने की गुंजाइश थोड़ी और कम होती दिखाई दे रही है। और इसलिए मौजूदा परिस्थिति में सऊदी अरब और रूस ने ये पूरी बिसात बिछाई है जिसमें तेल की सप्लाई और आपूर्ति की पूरी कमान उनके हाथ में है। अगला सवाल आदित्य जी का है। सर क्या सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी, अनियमितता, ये सब भी एफपीआई से आने वाले निवेश को प्रभावित करती हैं? वो फैक्टर ये माने रखते हैं? नहीं, कई मामलों में विदेशी निवेशक बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। विदेशी निवेशक केवल यही नहीं देखते कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात यह है कि विदेशी निवेशक बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति जैसा, हम और आप जैसा व्यवहार करते हैं। जिस लागत पर उनको पूंजी मिलती है उसके बदले उनका रिटर्न कितना है, ये सीधा हिसाब है। और वो उस रिटर्न को प्रभावित करने वाले सारे फैक्टर्स काम कर रहे हों इसे वो इंश्योर करते हैं। तो जब आर्थिक विकास दर गिरती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ गिरती है, तो पहले उसका असर कंपनियों पर पड़ता है, जो कंपनियां उसमें निवेश करती हैं। तो विदेशी निवेशक उन कंपनियों में से निवेश निकालने की कोशिश करते हैं। फिर पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बिगड़ती है तो उसका असर हमें बड़े मैक्रो पिक्चर्स में दिखाई देता है। रुपए में गिरावट होनी शुरू होती है, बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू होती है, और ये बाद में जाकर एक पूरा चक्र बनाता है जो विदेशी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करता है। तो उनके फैसलों के दो पैमाने, जितना हम बात करते हैं विदेशी निवेशकों के साथ मिलते हैं अक्सर बात करते हैं, उनके दो पैमाने हैं। एक पैमाना है कंपनी और दूसरा पैमाना है अर्थव्यवस्था, और दोनों के बीच उन्हें सही तालमेल चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में इस बार क्या खास? हाँ, इनकम की बात में इस बार अगर आप मनी 9 का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल डाउनलोड करिए, क्योंकि मनी 9 के ऐप पर हम प्रति महीने की 1 तारीख को आपके लिए एक शो लेकर आते हैं। अनोखा अपने तरीके का शो है और इस शो का नाम है आज पहली तारीख है। इस बार पहली तारीख के शो में कुछ खास है, हमने कुछ नया किया। टीम ने इस बार कुछ ऐसी चीज़ ढूंढकर आपको बताने की कोशिश की। आमतौर पर आप अपनी जेब को, अपनी बचत को, अपनी खपत को इस तरह से नहीं देखते। शुभम आपको बताएंगे कि दरअसल है क्या, वो सूत्र क्या है। वो सूत्र ये है कि अंशुमान जी का ये विचार था टीम के लिए कि भाई कंपनियां हर 3 महीने में अपने तिमाही नतीजे लाती हैं। हाँ भाई, लाती हैं। सरकारें हर 3 महीने में बताती हैं कि आपके देश ने कैसी ग्रोथ की, हमने क्या खर्च किया, कहाँ पे आपने खपत बढ़ी, कंपनियों ने कितना खर्च किया, तभी जीडीपी का आंकड़ा बनता है। तो जब कंपनियां ये काम कर रही हैं, सरकार ये काम कर रही है, तो क्या आप ये काम करते हैं?
परिवार का क्या 3 महीने का बजट बनाया जा सकता है? क्या परिवार अच्छे से प्रबंधन करके अपने खर्च को, अपनी खपत को, अपनी बचत को, अपने निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये सब आपको पता चलेगा इस बार के आज पहली तारीख में। पूरी टीम ने विशेष तैयारी की थी खर्च के हिस्से पर, निवेश के हिस्से पर, बचत के हिस्से पर, और कुछ खास खबरें भी हैं जो इस अक्टूबर से बदलने वाली हैं। सब कुछ आपको मिलेगा पहली तारीख है की टीम के साथ। तो पहुंचिए मोबाइल ऐप पर और देखिए आज पहली तारीख है। आगे बढ़ते हैं सर। अब बारी किस्सों के सिक्के। महीने का आखिरी हफ्ता लिख गया होगा, क्या लिखा सर इस बार? किस्सों के सिक्के को जब आप देखेंगे तब तक शायद आपके पास ये सूचना तो आ ही चुकी होगी कि भारत के चंद्रयान में का जो रोवर और लैंडर था उसने अब जवाब देना बंद कर दिया है। हालांकि इसरो ने अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा था कि मिशन 15 दिन का था और चंद्रमा में जो सर्दी थी उसके बाद वहाँ से इसके जवाब आने की संभावना नहीं है। फिलहाल अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन चंद्रयान की या भारत के चंद्रयान की इस खबर को आने से पहले एक खबर और आई थी, और वो खबर थी रूस के चंद्रयान की जो क्रैश हो गया था चंद्रमा पर रूस के लिए ये सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम था। दुनिया में एक ऐसा अनोखा चंद्रयान था जो वास्तव में पहली बार चांद तोड़कर पृथ्वी पर लाया था। हम इस बार आपको उस किस्से के बारे में बताएंगे जिसका किस्सा शायद भारतीय चंद्रयान की पूरी होड़ में सुना नहीं गया। बेहद दिलचस्प किस्सा है, और वो किस्सा दुनिया में स्पेस में अमेरिका और रूस के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी, जो होड़ थी, उस दौरान ये किस्सा बना था। इस बार के किस्सों के सिक्के में मिलिए रूस के एक बेहद अनोखे मिशन से, जिसके बाद रूस का असफल मिशन बिल्कुल आश्चर्य सा लगता है। चलते चलते किताब और वेब सीरीज की बारी में सर, कौन सी किताब है इस बार? इस बार हम पढ़ी हुई नहीं किताब, बल्कि एक पढ़ने की इंतजार कर रहे हैं किताब के बारे में आपको बताएंगे। किताब आई और काफ़ी मौजू है, काफ़ी व्यवहारिक है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी थे, अभी हाल में रिटायर हुए, सुभाष चंद्र गर्ग। उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। उनकी किताब का नाम है वी आल्सो मेक पॉलिसी, एन इनसाइडर अकाउंट ऑफ हाउ फिनांस मिनिस्ट्री फंक्शंस। हाल फिलहाल में के सरकार में पिछले 10 सालों में पहली बार वित्त मंत्रालय के कामकाज के बारे में ये पहली किताब है। उसमें कैसे हुआ, और उसमें उर्जित पटेल को लेकर एक बेहद दिलचस्प किस्सा है, और ये सब जो उसके बारे में छपा है अखबारों में, इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। किताब का इंतजार मुझे रहेगा, शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगी, जिसमें पता चला कि उर्जित पटेल से आखिर भारत के प्रधानमंत्री नाराज क्यों थे, वित्त मंत्रालय ने उर्जित पटेल से क्या कहा था और उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया। सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी इस किताब में शायद बताया है। इस किताब का इंतजार हमें भी रहेगा। अगली बार हमारे पास जब किताब आती है तो हम पढ़कर आपको बताएंगे कि हुआ क्या था आखिर उस वक्त जब उर्जित पटेल रिजर्व बैंक गवर्नर पद से गए थे, छोड़कर या हटे थे। तो ये था हमारा पूरा सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर भेजिए, अगले इकोनॉमिकम में उनको शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।